नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद लाइव। इस वक्त बसपा की एक समीक्षा बैठक हो रही है और चुनाव के परिणामों के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी समीक्षा बैठक रखी गई है, पूरे देश के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद है। समीक्षा बैठक अंदर चल रही है, कुछ कार्यकर्ता बाहर हैं। उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और तमाम चुनाव परिणामों को लेकर और तमाम जो चुनाव के मद्देनजर जो चीजें जो बसपा के खिलाफ है, प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, बसपा के खिलाफ जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? फरियाद खान। कहाँ से आए हैं आप? बम्बई से। बम्बई से आए हैं आप। क्या लग रहा है समीक्षा बैठक में आप आए हैं, बम्बई से यहाँ से चल कर आए हैं, क्या संकेत लग रहे हैं? अभी तो हम बाहर ही हैं फिलहाल, अंदर जाने की तैयारी में हैं। अब क्या अंदर साहब बहन जी का आदेश है, वो सुनने के बाद ही आगे हम बता पाएंगे कि क्या तैयारी है आगे की। जी। सुना है, जिस तरीके से हमें खबर है कि आपने कांसीराम साहब के साथ में काम किया है, तो क्या उनके साथ काम करके अनुभव रहा आपका और कब से आप उनके साथ? सर, काशीराम साहब के साथ में मुझे मौका मिला काम करने का। सन 2000 में मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, सन 2000 से। सन 2000 से। तब आपकी उम्र कितनी थी? अब उस समय उम्र मेरी 15 से 16 साल की थी। 15 से 16 साल में आप कांसीराम साहब। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपके साथ काम करने बहुत अच्छा। और ज़मीनी लड़ाई लड़ते थे वो, ज़मीनी हकीकत बताते थे और बहुजनों की बात करते थे, 85 की बात करते थे। जो ये बहुजनों के साथ में जुल्म जाती हो रहा है, उसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी देते थे। एक बात सुनने को ये मिलती है कि कांसीराम साहब का एक मिशन हुआ करता था, उस मिशन से बसपा सुप्रीमो भटक गई। आप इस चीज को कितना देख सक पा रहे हैं? नहीं, 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 ऐसा बीएसपी के जो बहन जी तो बहुत ऊँची चीज़ है। जी। बहन जी का बराबर बीएसपी का एक सिपाही नहीं भटकेगा, अगर वो अच्छा सिपाही है तो। और समाज में ये है कि जो ये समाज है, ये मनुवादी लोगों ने इतना समाज में एजेंट पैदा कर दिए हैं घर के अंदर, तो वो एजेंट लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है, एजेंट लोगों से। हम उनको भाई नहीं बोल लेकिन सकते। जब आपकी पार्टी सड़क पे, रोड पे उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आएगी, तो जो आपके खिलाफ की जो ताकतें हैं वो तो मजबूत होंगी और आपको उनको डिफेंड भी तो करना पड़ेगा। देखो, आपने एक बात बोला कि रोड पे नहीं दिख रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, जी जी। क्योंकि नाम लेना यानी काशीराम साहब कहते थे कि कोई किसी को ज़िंदा करना हो तो उसका नाम लेना शुरू कर दो। अच्छा। ये साहब का साहब साहब कहते थे, हम्म। किसी को ज़िंदा करना है तो उसका आप नाम ले लो, वो ज़िंदा हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहता कि वो कौन लोग हैं। लेकिन हैं जो भी कोई लोग हैं, वो इसी 85 म के लोग हैं, 85 के एक हिस्सेदार लोग हैं, वो जो कि समाज को तरह-तरह के को बाँटने का काम कर रहे हैं। ना नाम लेते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज ये समाज परेशान है, उन एजेंटों की वजह से परेशान है। जो एजेंट हमारे समाज में पैदा हुए तो हैं। एक एजेंट की बात हो गई। इसके बाद जब से ये चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद अलग अलग जिलों में, प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पे, मुसलमानों पे लगातार जो है अत्याचार बढ़ रहा है। और संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पे जिन लोगों ने वोट लिया इस समाज का, वो उस मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे हैं। जबकि अगर बसपा की बात किया जाए, वो लगातार मदद कर रही, लगातार आवाज उठा रही है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बसपा के खिलाफ जो ये चीज सेट की गई, संविधान बचाने और आरक्षण को, कहाँ तक आपको लगता है कि उन लोगों ने इसका फायदा उठा लिया और बहुजन समाज एक ठगा हुआ समाज देखो, बना? ऐसा है कि एक होता है कि साहब ने कहा था कि भाई, एक होता है कि आपको बाबा साहब ने तलवार ना दे करके, बाबा साहब ने आपको तलवार ना दे करके, बाबा साहब ने आपको कलम दिया है, कलम और कागज़। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई, आप तलवार, चाकू, बंदूक मत चलाइए। मैंने आपको कलम दे दिया है और कागज़ दे दिया है, आप संविधान दे दिया है, आप इस लड़ाई को अंजाम दीजिए। तो लेकिन आज हमारे समाज के जो एजेंट लोग हैं, कलम और वो कागज़, उसको उठाकर उन लोगों ने ताक पे रख दिया है। उसको उस औज़ार, जो सबसे कीमती औज़ार है वो, उस औज़ार को उन लोगों ने उठा के ताक पे रख दिया है। और जिस चीज़ का बाबा साहब विरोध करते थे, या माननीय कांशीराम साहब विरोध करते थे, भाई हमको चाकू और तलवार और बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको कागज़ और कलम की लड़ाई लड़ना है। तो कागज़ और कलम को उन लोगों ने ताक पे रख दिया है। और ये जो हमारे समाज के एजेंट लोग निकले हैं बाहर, इन लोगों ने अब लड़ाई क्या दे रहे हैं कि तलवार निकालो, बंदूक निकालो। तो ये बंदूक और तलवार की लड़ाई जो शुरू करवा दिए हैं, इससे हमारा समाज बहुत पीछे चले गया है। जी। हाँ, और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। साहब ने तमाम चीजें बताई है। क्या नाम है? हाय दद्दन खां।
श्रावस्ती लोकसभा से हम अभी चुनाव लड़े थे हाल में ही बीएसपी पार्टी से। और आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जिस तरीके से बहन जी ने आज पूरे देश से मीटिंग बुलाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी थी, क्योंकि अगली बार तमाम गठबंधन करने के बावजूद हम लोग का गठबंधन टूट गया था, इसलिए बहन जी ने अकेले फैसला लिया था कि इस बार हम लोग अपने बलबूते के लिए चुनाव लड़ेंगे। जी, एक बड़ी जो साजिश निकल कर आती है अगर आप तमाम चुनाव को देखेंगे, मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, इसकी स्वतंत्र लीडरशिप जो है, कहीं न कहीं इस चुनाव के मद्देनज़र उसको खत्म करने की एक जो साजिश रची गई, उससे आप कितना इत्तेफ़ाक रखते देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला करके, जिस तरीके से इन लोगों ने विपक्ष के लोगों ने गांव-गांव जा करके संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर और मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे गिराने के नाम पर कि आप लोग यहाँ रह नहीं पाओगे, जिस तरीके से अगर भाजपा की सरकार बनी, गलत तरीके से इन्होंने प्रचार करके और बहन जी को पूरी तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया कि अगर बहन जी ये आप इनको बहन जी को वोट देंगे तो ये भाजपा को वोट जाएगा। और ये भाजपा से मिली तमाम तरीके से एडिट किया वीडियो जो हम लोगों को मिला है, क्षेत्र में हमारे लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोग गलत तरीके से इन लोगों ने चलाया है। और हम लोगों को अभी तक तलाश करेंगे जिसने भी ये काम किया उसके खिलाफ हम लोग एफआईआर कराएंगे। और जिस तरीके से हमारा मुस्लिम समाज एक तरफा वोट गठबंधन को दिया है, लेकिन आज जब क्षेत्र में ये हाल है 58 चाहे लोकसभा हो चाहे पूरे देश प्रदेश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रही है, तो वही गठबंधन के लोग आज तक अभी किसी मुद्दे पे ना तो खड़े हुए हैं, ना किसी उस समाज के बीच जा करके उनको सत्तावना देने का काम किए हैं, ना कहीं आप लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो या सड़क पर आए हैं। जिस तरीके से वोट लेने के लिए वो रोड पर घूम रहे थे, आज अभी औरंगाबाद में ले लीजिए या तमाम तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों की कि हत्याएं हो रही कांग्रेस है। के साथ जो राज्य है, जिस कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति था, उसकी दुकान थी, उसकी दुकान को लूट लिया गया, कपड़े इधर-उधर फेंक दिया गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी जो है, वो इन सारे मुद्दों पे मुस्लिम वर्ड लेना भी पसंद नहीं करती, कोई स्टैंड लेना पसंद नहीं करती है। लेकिन लगातार जो तमाम जो मुद्दे रहे, मुस्लिम समुदाय पे जो अत्याचार रहे, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लगातार आवाज़ उठाई, चाहे हल्द्वानी से लेके तमाम जो मामले रहे। तो फिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज जो है, वो बसपा की तरफ ना जाके इस इंडिया अलायंस की तरफ जाता हुआ? देखिए, मुसलमानों को हम लोग अपनी बात समझाने में असफल रहे। वो एक योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरीके विपक्ष ने खाली इस तरीके से अफ़वाह फैलाए कि हम लोग अपनी बात को रख नहीं पाए, ना वो समझे। उनके दिमाग में एक ही था कि सरकार गठबंधन की बन रही है और इनको ही बना दीजिए, यही भाजपा को रोक सकती है। इसलिए वो एक तरफ़ा मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दे दिया है और कई प्रदेशों में जहाँ भी मुसलमान समाज के लोगों ने वोट दिया है, आज जब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो कहीं भी ये गठबंधन के लोग आज उनके साथ समाज में खड़ा होने का नाम कर रहे हैं, ना कहीं रोड पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने मुस्लिम समाज के लोगों से हमने पहले भी अपने जो तमाम चैनल के माध्यम से अपील किया था, आज भी अपील करें कि जिस तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन एक भी उनके सरकार में ना तो कोई दंगा हुआ था और हर समाज के लोगों को सम्मान मिला था, सबको जहाँ भी सबकी भागीदारी दिया था। इसलिए बहन जी ने हमेशा टिकट देने में सम्मान बराबर, चाहे विधानसभा रहा हो, चाहे लोकसभा रहा हो, चाहे नगर पालिका रहा हो, लेकिन हर चीज़ में बहन जी ने सब जात, सब समाज के लोगों को जो है सम्मान देने का काम किया और टिकट देने का काम किया। लेकिन एक बड़ी बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने का काम करता है, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी साहब हों, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती जी हों, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित क्यों कर दिया जाता है? ये विपक्ष की एक चाल है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा वोट है 22%, 26% और मुस्लिम समाज का जो हमारा 22 से 26% वोट है, वो लोग जान रहे हैं कि अगर ये दोनों समाज कहीं इकट्ठा हो गया और बाकी न्याय पसंद लोग तो तमाम समाज के लोग हैं, ये लोग जब हम दो समुदाय इकट्ठा होंगे तो न्याय समाज जो न्याय पसंद के लोग हैं जब इस दिन इकट्ठा हो जाएंगे तो ये हमारी जो आबादी 50% से ज़्यादा हो जाएगी और हम हर जगह चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो हम जीत दर्ज करेंगे। इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये दोनों समाज इकट्ठा न होने पावे, ताकि जब ये बिखरे रहेंगे उधर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब 7% यादव है 20% मुसलमान, ये जब 27-28% बन पाते हैं, ये हमेशा सरकार न 22 में बना पाए न 24 में बना पाए, लेकिन प्रोपेगेंडा फैला करके हमारा खाली वोट का ये जो विभाजन करते हैं। तो इसलिए अपने समाज के लोगों से हम बार बार आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं कि जब आप लोग दो दो बार वोट दे करके नहीं जो सरकार बदल सकते हैं, तो आप लोग आने वाला जो चुनाव 2027 है उसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ आप लोग एक तरफा मदद करके बहुजन कुमारी माधवी को 2027 मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपका क्या नाम? सर मेरा नाम अमरनाथ मंडल उर्फ अमर आशीष है। मैं बिहार के भागलपुर जिले से आता हूँ। बिहार से हैं आप, क्या लगता है बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर रहा, उससे आप कितना संतुष्ट? देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो बिहार में वोट प्रतिशत रहा, कहीं न कहीं इसके साथ जो एनडीए और इंडिया है,
दोनों ने बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश की। एक ने त्रिशूल और तलवार हाथ में थमाया और दूसरे ने जो है ये डर दिखाया बहुजन समाज को कि देखो तुम्हारा संविधान खतरे में है, देखो तुम्हारे ऊपर मुसलमान कब्जा कर लेगा। इस तरह से डर दिखा करके लोगों को गुमराह किया और गुमराह करके ये नागनाथ और सांपनाथ ने इस वोट को आपस में बांट लिया। लेकिन नागनाथ और सांपनाथ जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, वो अगर वो आपके विपक्षी दल हैं, तो वो तो आपके खिलाफ इस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी के अंदर क्या कमी रह गई कि वो उस लड़ाई को उस तरीके से नहीं लड़ पाई? सर देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो 85% लोग आते हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि उन लोगों ने त्रिशूल तलवार हाथ में थमा करके वह अपने संसद की ओर चले गए और इनको धर्म का अफीम पिला करके इनको नशा में डाल दिया और इनका वोट चुरा लिया और बहुजन समाज पार्टी को बांट दिया। क्या नहीं लगता है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम नैरेटिव सेट किया जाता है और बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया का उस तरीके से प्रयोग नहीं करती है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है? जी, आपकी बातों में दम है और काफी 100% दम है और सोशल मीडिया का उपयोग बहुजन समाज पार्टी को करनी चाहिए। इनका एक बड़े पैमाने पर आकाश आनंद के नेतृत्व में एक थिंक टैंक बनानी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी। तो जिस तरीके से अगर सोशल मीडिया बहुजन समाज पार्टी नहीं यूज करती है, तो लेकिन उसके जो कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड लेवल पर हैं, बूथ लेवल तक हैं, तो वो कार्यकर्ता घर घर जाके क्यों नहीं उस प्रोपेगेंडा को डिफेंड उस तरीके से कर पाए? देखिए, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। तब जो है आज भी बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व में मजबूती से खड़ी है। आपको साहब क्या लगता है जिस तरीके से तमाम हो मीडिया, अगर हम मीडिया का यूज नहीं करते हैं तो हमें माउथ पब्लिसिटी करना पड़ेगा, अपनी बात लोगों को अपने मुंह के माध्यम से पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में बी टीम का प्रोपेगेंडा हो गया, भाजपा की मदद करने का प्रोपेगेंडा हो, लड़ नहीं रही है, इस तरीके के तमाम मुद्दे जो बसपा का आम कार्यकर्ता है, आम पदाधिकारी है, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाया, घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा पाया? बड़े भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बात को बोला था आपको कि हमको खतरा बाहर वालों से नहीं है। हमारे को जो खतरा पैदा कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, या समाज को जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, वो हमारे घर के लोग ही हैं, हमारे अपने लोग ही हैं, हमारे अपने लोग ही हैं। और ये अपने चंद फायदे खातिर, चंद फायदे के लिए, ये बहन जी को नीचा करने के लिए और अपना झंडा ऊंचा करने के लिए ये लोग मैदान में हैं। सिर्फ अपना झंडा ऊंचा करने के लिए और बहन जी को नीचा दिखाने के लिए। बहन जी को नीचा दिखाना सिर्फ उनका सपना रह जाएगा। बहन जी के चाहने वाले पूरे देश में हैं, विदेश में हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं बहन जी खत्म हो गई। ये वो सपना देखें। हमारे अपने जरूर हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो मेरे दुश्मन है, लेकिन घर में ही दुश्मन है। तो ठीक है, आज नहीं कल अगर बहन जी खत्म हो जाएंगी तो ये वो ना सोचें, अगर वो ये कह रहे हैं कि क्या बहन जी खत्म हो गई। क्या लग रहा है जिस तरीके समीक्षा बैठक चल रही है, अगर आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो पार्टी का जो उत्थान है वो कितना आपको लग रहा है भविष्य क्या होगा? मैं पहले ये बता रहा हूँ आपको कि जैसा वो लोग कह रहे हैं बहन जी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, ये आप अपने चैनल के माध्यम से आप दिखा सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये देश के हर कोने से गिने चुने हुए लोग आए हैं, देश के हर कोने से गिने चुने हुए लोग आए हैं। बहन जी का एक आदेश हो जाए ना, तो यहाँ इस लखनऊ में चलने के लिए जगह नहीं रहेगा। बहन जी की ताकत की अंदाज़ा अभी इनको नहीं है, क्योंकि ये हमारे भले हमारे अपने हैं, लेकिन ये भी अंडे से निकले हुए चूजे हैं। बहन जी की बराबरी करना अभी इनको सपना देखना पड़ेगा, और सपना देखते रहें। सपना देखना बुरी बात नहीं है, वो देखें और देखते रहें, लेकिन हमारा काम है, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। उनका नाम लेकर हम उनको जिंदा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चुनाव में हमारे अपने जरूर हैं, इनकी औकात याद दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही करेंगे। क्या कहना सर देखिए, जिस दिन लोग गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि बहन जी खत्म होगी, बसपा खत्म होगी, जिस दिन बसपा खत्म हो जाएगी, उस दिन जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां पूरे देश में है, वह उसका नामो निशान मिट जाएगा। बसपा है तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और आज भी देश में अगर सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजनों की सबसे बड़ी नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी है। आज भी भले जब विपत्ति कांग्रेस पर आया है, उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने
जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन कोई भी लोग उनको नेता नहीं मानने जा रहा है। अभी नगीना के एक नौजवान खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी कोई नेता नहीं, उसको तो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ने उसको खड़ा किया और उसको जानबूझकर जिताया गया है ताकि बहन जी को काटा जाए, ठीक है। इसलिए बहन जी के सामने में आज भी देश में कोई लीडर नहीं है। जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, लेकिन इस मुद्दे के बावजूद जहां तक मैं इस बात को एक्सेस कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो तमाम नैरेटिव सेट किया गया, मुद्दे सेट किए गए, उनके विरोध में तमाम चीजें फैलाई गई, वो जनता तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए ताकि उन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी को डिफेंड किया जा सके। शुरुआती दौर में इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं शामिल ना करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने होड़ लगा रखी थी, लेकिन पदाधिकारियों ने ये बात जो आम जनता है उस आम जनता तक पहुंचाने में जो बसपा के आम कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटा पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब रहा, जिसका असर जो है चुनाव पर आपको दिखाई दे रहा है। और इन सारी बातचीत को लेकर और मेरे इस एनालिसिस को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।